नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज में। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला टॉपिक आज का देखते हैं हम लोग, मुद्रा बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट मत करिएगा, वो उतना अच्छा नहीं है। इसको शॉर्ट में मुद्रा बैंक ही याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2015-16 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। यह जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के तहत, ठीक है, आरबीआई के साथ, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ गैर बैंकिंग संस्थान, गैर बैंकिंग संस्थान एनबीएफसी जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। गैर बैंकिंग मतलब क्या? जो बैंक तो नहीं होते हैं लेकिन बैंकों की तरह से ही काम करते हैं, ठीक है, के रूप में यह पंजीकृत हुआ, के रूप में पंजीकृत हुआ, ठीक है। तो यह याद रखेंगे आप लोग कि 2015-16 में यह कंपनी एक्ट 2013 के तहत आरबीआई के साथ गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में यह पंजीकृत हुआ, ठीक है। इसकी पूंजी कितनी से यह स्टार्ट हुई? तो यह 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ की पूंजी के साथ ये शुरू हुआ, ठीक है। अब उसके बाद से इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो यह जो है असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद से लघु व्यवसाय, लघु व्यवसाय, फिर जो है छोटे उद्यमियों, और युवाओं के लिए। कम ब्याज पर, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध, ठीक है, कराने हेतु, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जोड़ लेंगे आप लोग, नए, ठीक है। क्योंकि पुराने अगर रहे तो उनको तो हर बैंक ऋण वगैरह उपलब्ध करा देगा, लेकिन नए उद्यमियों को, नए व असंगठित क्षेत्र के लघु व्यवसाय, छोटे उद्यमियों और युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? तो यह मुद्रा बैंक करता है। और कितने से कितने तक का ऋण उपलब्ध कराता है? तो यह जो है 50,000 से लेकर, 50,000 से 10 लाख,
10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यह नहीं कि बहुत ज्यादा ऋण उपलब्ध कराएगा, यह इतने तक का ऋण उपलब्ध करा सकता है। अब उसके बाद से इसके अंतर्गत ऋण को हम लोग क्या कहेंगे, तो 0 से लेकर के 50,000 तक के ऋण को क्या बोलते हैं, शिशु ऋण। इसके अंतर्गत 0 से लेकर के 50,000 तक के ऋण को क्या बोलते हैं, शिशु ऋण बोलते हैं। और 50,000 से लेकर के नेक्स्ट जो है 5 लाख तक, यह याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में ऐसे करके पूछता है। मुद्रा लोन के तहत या मुद्रा ऋण के तहत या मुद्रा बैंक के तहत इतने तक के ऋण को क्या बोलते हैं, तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक के ऋण को बोलते हैं तरुण। ठीक है, तरुण ऋण। यह उम्र के अकॉर्डिंग यह सेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के ऋण को क्या बोलते हैं, किशोर ऋण। ठीक है, यह जो है, यह बैंक जो है कितने तक का, या मुद्रा लोन कितने से कितने तक का मिल सकता है, तो 50,000 से लगाए 5 लाख तक यह ऋण उपलब्ध कराता है। जिसमें 0 से 50,000 तक अगर कोई ऋण लेता है तो उसको हम लोग शिशु ऋण बोलते हैं। 50,000 से 5 लाख तक को तरुण ऋण बोला जाता है, और 5 लाख से 10 लाख तक को किशोर ऋण बोला जाता है। ठीक है, और क्या क्या यह काम करता है, तो यह जो है MFI सूक्ष्म वित्तीय संस्थान को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, MFI को पंजीकृत व ऋण प्रदान करता है। ठीक है, MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए छोटी छोटी वित्तीय संस्थान खोली गई हैं या खोली जाती हैं, तो वह इसके अंतर्गत ही ऋण प्राप्त करती हैं और इसी से पंजीकृत होती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत वह पंजीकृत होती हैं। ठीक है, यह छोटे कारोबारियों को क्या करता है, दिशा निर्देश भी जारी करता है, और छोटी इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाता है। ठीक है, यह छोटी इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाता है। ठीक है, अब बनाएगा, तो यह सब इसके कार्य हो जाते हैं। किसके, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। मुद्रा बैंक, तो मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। यह 2015-16 में बना। किसके अंतर्गत बना, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत RBI के साथ पंजीकृत हुआ। किस रूप में, तो NBFC के रूप में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि यह बैंक तो नहीं है, लेकिन यह जो है सभी प्रकार की बैंकिंग गतिविधियों में शामिल होता है। ठीक है, इसकी स्टार्ट कितने की पूंजी के साथ हुई, तो 20,000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई। इसका काम क्या होता है, तो नए और संगठित क्षेत्र के लघु व्यवसाय, छोटे उद्यमियों और युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है यह। अब इन ऋणों को क्या क्या बोलते हैं, तो 50,000 से 10 लाख तक का यह ऋण उपलब्ध कराता है, और 0 से 50,000 तक के ऋण को शिशु ऋण बोलते हैं, और 50,000 से 5 लाख तक के ऋण को तरुण ऋण बोलते हैं, और 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण को किशोर ऋण बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में यह बहुत ज्यादा पूछता है कि इनको क्या बोलते हैं मुद्रा लोन के तहत। और इसका और क्या काम है, तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को यह पंजीकृत करता है और
ऋण भी प्रदान करता है, उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लाता है और उनको भी नियमित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, यह काफी चर्चा में रहता है क्योंकि ये लगभग प्रत्येक क्षेत्र में खोला जाता है, जैसे शेयर मार्केट के क्षेत्र में, फिर उसकी वजह से चिट फंड, बीमा, आवास ऋण। ठीक है, तो इन सब में जो है एनबीएफसी खोला जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। एनबीएफसी जो है क्या है, यह बैंक नहीं है, यह याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में यही पूछता है कि एनबीएफसी क्या है। ठीक है, तो यह वित्तीय संस्थान है। ठीक है, बैंकिंग से संबंधित कार्य करता है, लेकिन यह बैंक नहीं होते हैं। ठीक है, यह बैंक नहीं है, यह याद रखना है, यह बैंक नहीं है। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, इनका रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होता है। ठीक है, मतलब यह एक कंपनी है, वो भी कौन सी, गैर बैंकिंग। ठीक है, उसके तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसको एक कंपनी माना जा सकता है। यह जो है चेक और डीडी नहीं जारी करती हैं, यह चेक व डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं करते हैं। ठीक है, यह वित्तीय संस्थान है लेकिन बैंक नहीं है, यह चेक और डीडी जारी नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है, यह याद रखेंगे आप लोग, कुछ एनबीएफसी जो है जमा स्वीकार करती हैं और कुछ जो है जमा स्वीकार नहीं करती हैं, यह याद रखना है। कुछ एनबीएफसी जमा स्वीकार करती हैं, कुछ एनबीएफसी जमा स्वीकारती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें एनबीएफसी डी बोलते हैं। एनबीएफसी डी मतलब ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट स्वीकारती हैं और जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं। ठीक है, कुछ एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं करती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एनबीएफसी एनडी। ठीक है, ये दो टाइप हो गया, यह याद रखेंगे आप लोग, जो जमा स्वीकार करती हैं उनको एनबीएफसी डी और जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं उनको एनबीएफसी एनडी मतलब नॉट डिपॉजिट। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि वह स्वीकार नहीं करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद यह याद रखेंगे आप लोग, पूर्व में जो है इसमें कोई भी एनबीएफसी फिक्स डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन बाद में कुछ में अनुमति दी गई है। ठीक है, अब उसके बाद से यह याद रखेंगे आप लोग कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेगुलेटरी होती हैं, जैसे शेयर मार्केट से संबंधित एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है, अब तो उसको सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, उसके बाद से चीट फंड से संबंधित,
से संबंधित अगर एनबीएफसी है तो उसको राज्य सरकारें स्वीकार क्या करती हैं, विनियमित करती हैं। नेक्स्ट जो है बीमा क्षेत्र में अगर कोई एनबीएफसी है जो बीमा वगैरह कराती है तो इसको कौन रेगुलेट करेगा? इरडाई, बीमा क्षेत्र को इरडाई देखती है। फिर ऋण वगैरह वो भी आवास क्षेत्र में, आवास ऋण से संबंधित कोई अगर क्या है एनबीएफसी है, मतलब ऐसी एनबीएफसी जो आवासीय क्षेत्र में ऋण वगैरह प्रदान करती है, ठीक है, लोगों को घर और बनाने के लिए ऋण प्रदान करती है, तो इसको जो है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो आरबीआई के अंतर्गत है एनएचबी, ठीक है। तो आवास क्षेत्र में जो एनबीएफसी है उनको एनएचबी क्या करती है, रेगुलेट करती है। अन्य कोई अगर एनबीएफसी है, ठीक है, जो इनसे संबंधित नहीं है तो उसको आरबीआई देखती है, ठीक है। और अगर कोई कंपनी जो है वित्तीय संस्थान के रूप में कोई कंपनी है तो उसको भी कौन देखेगा? उसको कारपोरेट मिनिस्ट्री देखती है, ठीक है। तो यह सब है इसके विनियमन के लिए। अब उसके बाद से एनबीएफसी का मेन काम क्या होता है? तो एनबीएफसी जो है अलग अलग सेक्टरों में लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। तो एनबीएफसी के पास पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, तो वह जो है आप लोगों को मैं बताया हूँ पीएसएल, बैंकों को एक बहुत बड़ा वो करना होता है, पीएसएल को पूरा करना होता है, ठीक है। पीएसएल मतलब प्राथमिक क्षेत्र देयता, टोटल लोन का 40% उन्हें किधर प्राथमिक क्षेत्र में देना होता है। तो एनबीएफसी भी क्या करती हैं, बैंकें जो है उस पीएसएल का, क्योंकि बैंक अक्सर करके बड़े बैंक शहरी एरिया में रहते हैं, वहां पे कंपनियों को लोन तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में उतना लोन नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो बैंक जो है एनबीएफसी, छोटे छोटे एनबीएफसी या तो हेल्प करके खोल देते हैं, या फिर कुछ एनबीएफसी खुली रहती हैं तो उनको ये बैंक जो है लोन प्रोवाइड कर देती हैं, ताकि वह जो है इस पीएसएल क्षेत्र में लोन प्रोवाइड करके इनके पीएसएल को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। मेनली एनबीएफसी खोले जाते हैं ताकि वह पीएसएल के क्षेत्र में लोन प्रोवाइड कर सकें, जिससे बैंकों का क्या होता है, बैंकों का प्राथमिक क्षेत्र देयता कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एनबीएफसी को पैसा किससे आता है? तो बैंकें जो है अपने पीएसएल को पूरा करने के लिए, प्राथमिक क्षेत्र देयता को पूरा करने के लिए एनबीएफसी को लोन प्रोवाइड करते हैं, और वह एनबीएफसी जो है प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रोवाइड करते हैं, जिससे बैंक की अपनी जो है पीएसएल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद से यह जो है एनबीएफसी जो है सारफेसी एक्ट के तहत ऋणों की वसूली कर सकते हैं। अब यह लागू कर दिया गया है, क्योंकि एनबीएफसी के एनपीए बहुत ज्यादा हो गए थे, तो इसलिए अब यह जो है सारफेसी के तहत भी, सारफेसी एक्ट 2002 के तहत अपने ऋण की वसूली कर सकते हैं। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, अब जो है एनबीएफसी के अंतर्गत कुल पूंजी पर्याप्तता कितनी होनी चाहिए? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो मैं बताया था वह 15% बनाए रखना है, ठीक है। मतलब कुल पूंजी की रिस्क वेस्टेड रेशियो जो है कुल पूंजी का कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए, ठीक है। तो यह याद रखना आप लोगों को, यह कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, न्यूनतम पूंजी जो है 5 करोड़ के साथ इसको खोला जाता है। एनबीएफसी को न्यूनतम पूंजी 5 करोड़ के साथ शहरी या ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खोला जाता है। तो मेनली शहरी क्षेत्रों में खोलने के लिए 5 करोड़ की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बुकों में कुछ डिफरेंट डेटा भी दिया हुआ है, जिसमें 2 करोड़ भी दिया हुआ है कि 2 करोड़ भी होनी चाहिए, लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए 5 करोड़ अलाउ। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब एमएफआई एनबीएफसी क्या होता है?
तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और एनबीएफसी का तो मैं बताया हूं, यह सूक्ष्म वित्तीय संस्थान हिंदी में है। इसका मतलब होता है यह जो है बैंक से संबंधित बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन यह बैंक नहीं होते हैं। ठीक है, एमएफआई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान इनको बोलते हैं एमएफआई एनबीएफसी। एनबीएफसी जो है किसी भी क्षेत्र में खोले जा सकते हैं, लेकिन एमएफआई एनबीएफसी जो है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं, केवल ग्रामीण और अर्ध शहरी भी बोल सकते हैं, केवल ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्र में खोले जाते हैं। इसके लिए न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम पूंजी 1.5 करोड़ होनी चाहिए, जबकि एनबीएफसी शहरी क्षेत्रों में खोलने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए 5 करोड़ और कुछ बुकों में 2 करोड़ भी दिया हुआ है। ठीक है, यह जो है केवल उधार देते हैं, केवल ऋण देते हैं, जमा नहीं स्वीकारते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऋण की आवश्यकता हो तो एनबीएफसी से ले सकते हैं, लेकिन पैसे जमा नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इस टाइप के एमएफआई एनबीएफसी। लेकिन एनबीएफसी अगर रहे तो उसमें पैसे भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ब्याज वगैरह बैंकों की अपेक्षा ज्यादा मिलता है। कुछ एनबीएफसी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे जो है पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन एमएफआई एनबीएफसी में पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको पैसे कौन प्रोवाइड करता है? तो इनको पैसे बैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पैसे इनके पास कहाँ से आता है? तो पैसे बैंक देते हैं। किस वजह से? तो अपने पीएसएल प्राथमिक क्षेत्र देयता को कंप्लीट करने के लिए, पीएसएल की वजह से। पीएसएल आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। पीएसएल क्या होता है? तो बैंकों को एक शर्त कंप्लीट करना होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए उनको अपने टोटल ऋण का 40% पीएसएल के क्षेत्र में देना होता है। ठीक है, पीएसएल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जैसे कृषि आता है, शिक्षा आता है, और सूक्ष्म उद्योग आता है, निर्यात शाखा आता है, स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है और अक्षय ऊर्जा। ठीक है, तो यह सब एरिया जो है माना जाता है प्राथमिक क्षेत्र, चूंकि बैंकें अक्सर करके कंपनियों को लोन देती हैं, जिससे उन्हें ब्याज वगैरह मिलता है और वहां पे थोड़ा रिस्क कम होता है, वहां पे उनको भुगतान मिल जाता है। लेकिन पीएसएल के क्षेत्र में रिस्क ज्यादा होता है और वहां पे एनपीए की समस्या ज्यादा होती है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में स्पेशली ज्यादा होती है, तो इसलिए बैंकें जो है कृषि क्षेत्र में प्रिफर नहीं करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रिफर नहीं करती हैं लोन देना। तो इसलिए इनको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत डाला गया है, जिससे बैंकें इनको ऋण प्रोवाइड कर सकें। तो बैंकें जो है इस सेक्टर में ऋण प्रोवाइड करने के लिए क्या करती हैं? तो एनबीएफसी का इस्तेमाल करती हैं, छोटे छोटे एनबीएफसी को ऋण प्रोवाइड करती हैं, ताकि वह जो है पीएसएल क्षेत्र को कवर कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे
एक समस्या देखी जाती है कि ये एनबीएफसी जो है बैंकों के कंपेयर में बहुत ज्यादा ब्याज दर लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बैंकें 11-12% ब्याज दर लगाती हैं तो एनबीएफसी में 18% के नीचे कोई नहीं ऋण देता है। ठीक है, 18 से लगाकर ये 34-35% तक का ब्याज दर लगाते हैं ये एनबीएफसी। ठीक है, और आसानी से ऋण प्रोवाइड करते हैं। तो यह याद रखेंगे आप लोग। यहाँ भी कैपिटल एडिकेसी रेशियो कितना होना चाहिए, तो 15% कर दिया गया है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। न्यूनतम पूंजी 1.5 करोड़ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और यह जो है स्पेशली किनको किनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, और जेएलजी, ठीक है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह तो होती ही हैं, अगर इन समूहों के समूह हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, इनको भी यह क्या करती हैं, ऋण प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, और एमएफआई एनबीएफसी को क्या बोलते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र का एनबीएफसी बोलते हैं। तो यह याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक। अब इसकी विशेषता क्या है, तो यह एक बैंक ही होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं छोटा बैंक होता है। ठीक है, मतलब सभी बैंकिंग क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, लेन देन जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेन देन लिमिट में लिमिट में होना चाहिए। यह ऋण दे सकते हैं, जैसे बैंक ऋण देते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, जमा स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं। डेबिट व क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ठीक है, और इनका संचालन किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, ग्रामीण हो या शहरी, दोनों क्षेत्र में संचालन किया जा सकता है। ठीक है, एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़े बैंकों की तरह है। एफडीआई का मतलब क्या होता है, जैसे कोई विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति अगर भारत में स्थित किसी कंपनी या बैंक के क्षेत्र में क्या करना चाहता है, कुछ हिस्सेदारी चाहता है, तो वह क्या करेगा, यहाँ पे एफडीआई के रूप में पैसे उस बैंक में इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पे उसमें वह कुछ शेयर खरीद लेगा, मतलब कुछ हिस्सा खरीद लेगा। ठीक है, जिसमें उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। अब उसके बाद से इसकी एक कंडीशन होती है कि लघु वित्त बैंक जो है 75% लोन पीएसएल क्षेत्र में दे सकते हैं।
या यहाँ देना अनिवार्य होता है। 75% लोन पीएसएल क्षेत्र में देना अनिवार्य होता है। पीएसएल के बारे में पढ़ाया हुआ हूँ, वह देख लीजिएगा आप लोग वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट जो है जमा और ऋण दोनों ले दे सकते हैं, उस पे कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन लिमिट में होना चाहिए। एक दिन में कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो यह कुछ पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पेमेंट बैंक। ठीक है, तो पेमेंट बैंक क्या होता है? तो पेमेंट बैंक ऐसा बैंक होता है जो केवल केवल जो है धन जमा करता है, या केवल धन स्वीकार करते हैं, स्वीकार या जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन यह ऋण नहीं देता, ऋण नहीं देते। ठीक है, वह जो है ग्राहकों से धन जमा करते हैं, उस पे ब्याज देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको फायदा कैसे होता है? तो यह जो धन स्वीकार करते हैं उसको जो है शेयर मार्केट वगैरह में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सरकारी बॉन्ड में 75%, कुल धन का 75% सरकारी बॉन्ड में यह क्या करते हैं? जमा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में, ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में नेक्स्ट 25%, या इधर जो है 25% से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 75% तो कंडीशन है कि 75% उन्हें कम से कम सरकारी बॉन्ड के रूप में जमा करना होता है, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अधिकतम 75% तक जमा रख सकते हैं। ठीक है, सरकारी बॉन्ड में मिनिमम 75% जो भी धन या पेमेंट बैंक प्राप्त करते हैं लोगों से, उतने का सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं, और 25% तक अधिकतम वह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा करते हैं, जिससे उनको उस पे क्या करे मिले, ब्याज वगैरह मिले, जिससे वह जिनसे पैसे जमा करवाए रहते हैं उनको वह लाभ देते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें याद रखेंगे आप लोग, यह केवल डेबिट कार्ड जारी करते हैं। ठीक है, यह केवल जो है डेबिट कार्ड जारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करते हैं। और इसमें जो है एक दिन में 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता। यह जो है कंडीशन समय समय बदलता रहता है, यह याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है यह न्यूनतम 100 करोड़ रुपए के साथ प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। पेमेंट बैंक क्या होता है कि पेमेंट वह केवल स्वीकार करते हैं, पेमेंट देते नहीं है। वह लोगों से धन जमा करते हैं, ठीक है, और उस पे लोगों को ब्याज देते हैं।
अब यह अगर धन जमा कर लिए तो यह उस धन को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो सरकारी बॉन्ड में 75% वह इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो अधिकतम जो है, या कम से कम, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, कम से कम 75% सरकारी बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना है, और अधिकतम 25% अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सरकारी बॉन्ड में इसलिए 75%, क्योंकि वहां पे क्या होती है, अधिक सिक्योर होता है। पता चले कोई पेमेंट बैंक जो है लोगों से धन लेकर के वह कहीं और इन्वेस्ट कर दे, जिससे लोगों को पैसा डूब जाए, फिर उसके बाद से वह बैंक दिवालिया अपने आप को घोषित कर देगा। तो इसलिए यह कंडीशन लगा दिया गया कि कम से कम जो है 75% तो वह सरकारी बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां पे उसके पैसे डूबने के चांस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकारी बॉन्ड जो है सिक्योर होता है, उस वह सरकार का होता है, सरकार तो पैसा देगी ही देगी वह। ठीक है, तो इसलिए लोगों के पैसे नहीं डूबते हैं। यह याद रखेंगे आप लोग, यह केवल डेबिट कार्ड जारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं, मतलब ऋण नहीं किसी को यह देते हैं। ठीक है, यह केवल पैसे जमा करते हैं। एक दिन में लिमिट है, 1 लाख से ज्यादा नहीं जमा किया जा सकता, लेकिन यह जो है समय समय पे चेंज होता रहता है। 100 करोड़ के साथ इसकी स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, बैंकिंग लोकपाल के बारे में देखते हैं। तो यह जो है एम.एन. गोइकोरिया समिति 1990 के सुझाव पर बनाया गया था बैंकिंग लोकपाल। और किस सन में? तो 1995 में यह बनाया गया था। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि बैंक से संबंधित शिकायत अगर बैंकें नहीं सुन रही हैं तो यहाँ पे बैंकिंग लोकपाल को क्या किया जा सकता है, शिकायत भेजा जा सकता है, वह जो है उसके निवारण का कार्य करेगी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बैंकिंग लोकपाल क्या होता है। तो अगर बैंकिंग से संबंधित कोई शिकायत हो, उसका अगर बैंकें नहीं निदान कर रही हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, बैंकिंग लोकपाल में उस शिकायत को किया जा सकता है, जिससे वह उसका निदान कर सके। बैंकिंग लोकपाल का जो है विनियमन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम। ठीक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम या एक्ट 1949 के अनुसार इसका विनियमन किया जाता है। ठीक है, यह जो है आरबीआई के अंतर्गत आता है। तो आरबीआई द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को इसके अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो ग्राहकों के शिकायतों का निदान करता है। और वर्तमान में प्रत्येक राज्य की राजधानी में बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया गया है। यह याद रखेंगे आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ कि वर्तमान में प्रत्येक राज्य की लगभग राजधानियों में बैंकिंग लोकपालों को नियुक्त किया गया है। और इसके अंतर्गत, बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आते हैं, फिर उसके बाद से आरआरबी आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और प्राथमिक सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, यह सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत। इससे संबंधित शिकायतें अगर बैंकें खुद नहीं सुन रही हैं तो उनके खिलाफ जो है बैंकिंग लोकपाल में शिकायत किया जा सकता है। ठीक है, और वह शिकायत किससे संबंधित हो सकता है? तो किसी भुगतान से संबंधित, ठीक है, या किसी चेक से संबंधित, ड्राफ्ट से संबंधित, ठीक है, किसी बिल से संबंधित, इन सब से संबंधित अगर शिकायतें बैंकें स्वयं नहीं सुन रही हैं तो इसको क्या किया जा सकता है, बैंकिंग लोकपाल से शिकायत की जा सकती है उनके निवारण के लिए। ठीक है, अब उसके बाद से 2018 में आंतरिक लोकपाल योजना लाया गया।
जिसमें जो है बैंकें अपने अंदर हर एक ब्रांच में एक आंतरिक लोकपाल बनाया जाएगा, जिसको बैंक खुद नियुक्त करेगा और जो आरआरबी की सहमति से जिसको हटाया जा सकता है। और इसकी बैंक आंतरिक जो लोकपाल है उसको जो है 3 से 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा और आरबीआई की सहमति से ही उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग, बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, यह किस समिति के आधार पर बनाया गया, इसका विनियमन या किसके अंतर्गत इसका विनियमन होता है। ठीक है, यह किनको किनको देखता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि किन सेक्टरों में यह चेक कर सकता है। मेनली बैंकिंग लोकपाल के बारे में आप लोग जानते रहिएगा कि यह बैंकिंग से संबंधित अगर कोई अनियमितता है, बैंक उस पे नहीं सुन रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, बैंकिंग लोकपाल में जाकर के शिकायत की जा सकती है या बैंकिंग लोकपाल से शिकायत की जा सकती है, जिससे वह क्या कर सके, उसका निवारण कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।